ओके, सो कमिंग टू द पार्ट टू ऑफ द आर्टिकल, जहाँ पे अब बात होती है एनर्जी सिक्योरिटी की, कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें इस तरह से इस तरह से साहब कहते हैं कि अगर आप लोकल एनर्जी को प्रमोट करें, ठीक है, जैसे कि हमें सोलर एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए। अभी आई वाज मेरा जो थीसिस है बेसिकली, many of you were asking कि आप क्या काम करी हैं, क्या काम करी है, some sort of business or what, so I'm basically working on solar सिस्टम्स। ठीक है, अब मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती यहाँ पे, लेकिन वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में शायद लोगों ने काम किया हो उसके ऊपर, लेकिन मेरे सिटी में किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया। एंड आई एम इंक्लूडिंग artificial intelligence into my project because I want to make it when and I want to take it on the international level, which is my ड्रीम एज वेल। सो आई होप आई एम एबल टू डू इट समडे। लेकिन वही बात है कि आप अगर सोलर एनर्जी को प्रमोट करें तो या तो उससे ये होगा, अम, आपकी जो लोकल एनर्जी है वो ऑलरेडी 88% है, तो आप इसको यूज़ करें और अपनी ही एनर्जीज को प्रमोट करें, बजाय इसके कि आपको बाहर से एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़े। ठीक है, ऑफर स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज टू एक्सपेंड डेवलप लोकल एनर्जी सोर्सेज। और आप मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रोजेक्ट्स दें कि वो आपकी मुल्क के एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करे। बलूचिस्तान इज फिल्ड विद एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। सेम गोज फॉर आपकी जो पहाड़ी इलाकों में इतने एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि आपकी सोच है, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड वर्क ऑन इट। उसके अलावा आपको ऐसे हर्डल्स जो हैं रिमूव कर देने चाहिए जिससे एनर्जी डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचे। ठीक है, और गैस और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंपटीशन है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा आपको ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो हैं वो रखने चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स होने चाहिए कि इनकेस अगर कहीं पे तेल का बहुत बहरान आ जाए तो हमारे पास वो मौजूद हों रिजर्व्स, के हम तेल को यूज़ कर सकें, ना कि हम मुल्क में लॉकडाउन लगाना शुरू कर दें। अच्छा, अम उसके अलावा हमारे पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको चाहिए कि वो भी ऑयल स्टोरेज को बढ़ा दें। बात हो रही है फिर कि इस्लाम कोट मीरपुर खास का जो हमारा रेलवे लिंक है उसको हमें अब कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके अलावा हमें ट्रांसमिशन लाइंस बनानी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी को हर जो हमारा कोल रिजर्व्स है वहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके। हमें न्यू पाइपलाइंस और रेलवेज के ऊपर काम करना चाहिए ताकि फुल फुल ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड करना चाहिए ताकि ऑयल फर्नेस ऑयल जो है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर आसानी से कन्वर्ट हो सके। सर्कुलर डेप्थ के इश्यूज हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे पास कैश फ्लोज जो है वो कम हो जाए। ठीक है, और उससे एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन एनर्जी सेक्टर्स। ठीक है, मतलब हमारे जो सर्कुलर डेप्थ के इश्यूज हैं अगर हम उसको कम कर लेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत अच्छे से प्रमोट हो सकता है, और उसके अंदर फिर जो है लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पीड अप द शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली 2 and 3 व्हीलर्स। हमें 2 और 3 व्हीलर्स के ऊपर कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। आपकी बाइक्स और मोटर बाइक, आपकी जो बाइक्स है ना वो बहुत खर्चा करती हैं, तो बेहतर है ये रिक्शे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। सो हर दूसरी तीसरी गली में 4-5 रिक्शे हैं, तो मतलब उसको ख़त्म करें। आप उसको ख़त्म नहीं भी करते तो आप इलेक्ट्रिक रिक्शे लेके आए। फिर अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें, आपका आधे से ज़्यादा गैस और पेट्रोल तो इसी में चला जाता है। इलेक्ट्रिक बसेस को हम लेके आए हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक है, जबकि बड़ी सिटीज़ हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है, और हम एनर्जी को
जितना ज़्यादा सेव कर सकें उतना करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं कमर्शियल एरियाज़ के उसको हम मैनेज करें। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज़ के और स्पेशली हमारी दुकानों के। अब ज़रा से आप देखें, यूरोप के अंदर दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, वहाँ पर मार्केट्स वगैरह बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, कोई 7-8 बजे। तो अच्छा है, हम इस्लामिक कंट्री हो के हमें भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम रात के 3-3 4-4 बजे तक जाके दुकानें खोल के क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत काम करना चाहिए। इंट्रोड्यूस मल्टी टैरिफ प्राइसिंग फॉर इंडस्ट्री टू इंकरेज यूज ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो बात करते हैं जी कि मल्टी टैरिफ प्राइसिंग क्या होती है। ठीक है जी, तो मल्टी टैरिफ प्राइसिंग जो है बेसिकली, इसके ऊपर हम बात कर लेते थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। पाकिस्तान का जो पावर डिवीजन है वो बेसिकली एक ऑप्शनल मल्टी टैरिफ टाइम ऑफ यूज सिस्टम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए इंट्रोड्यूस करा है, ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है, वो हाई हो जाए। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसके फीचर्स क्या हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, higher fixed charges based on maximum demand indicators to encourage peak demand reduction, combined with variable energy charges aligned closer to real time cost। हमारे पास इसके अंदर, एक मिनट मैं आपको ये चीज़ यहाँ से समझा देती हूँ। ठीक है, सो हमें समझने में ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करी है एक ऑप्शनल मल्टी टैरिफ टाइम ऑफ यूज मैकेनिज्म। ठीक है, ताकि एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इंडस्ट्री को अलाउ करता है कि वो जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं आपके, उसको हाई ऑपरेटिंग पीक आवर्स पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, मतलब ये कि हम क्या करते हैं कि हम पीक आवर्स के बजाय बाकी टाइम में भी इंडस्ट्रीज को दिन रात चला रहे होते हैं। अब रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट में एक प्रपोजल था कि अगर हम इंडस्ट्रीज के अंदर भी, ऑल दो दिस इज, अभी इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, यानी आप अपनी ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दो सूरज के पीक आवर्स के ऊपर, यानी आप सुबह 7-8 बजे से इंडस्ट्री को स्टार्ट करो और वो आपके 4-5 बजे तक चले। ठीक है, ऑन सोलर पैनल्स। तो उससे होगा क्या कि आपकी बहुत सारी जो एनर्जी है वो बच जाएगी। तो यही एक पाकिस्तान में एक अभी ये मल्टी टैरिफ सिस्टम है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है और आप इसके फीचर्स देख रहे हैं। ठीक है, rates vary based on the time of the day, encouraging reduced consumption of during peak hours and incentivizing use of। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स गोना बी ए सेपरेट टॉपिक जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इसको जो है ना देख लीजिएगा। उसके अलावा फूड एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो अम,
अच्छा, चलें जी, अब बात करते हैं फूड एंड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी की तरफ। तो हमारे पास यूरिया और डीएपी जो है, लोकली हमारे पास जो यूरिया और डीएपी है वो ज़्यादा चीपर एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। डीएपी क्या होता है? डीएपी बेसिकली होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये वाइडली यूज फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर है एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 46% इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अम, हमें चाहिए कि हमारी की जो फील्ड्स हैं उससे कॉन्टिन्यूसली अपनी फर्टिलाइजर्स कंपनीज को गैस प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है वो हमारे लिए तंग होती जा रही है, और उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, कि हाउ द फूड चेन सप्लाईज आर बीइंग कंट्रोल्ड नाउ। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मसला बहुत सून फूड होने वाला है। एवरीथिंग इज गोना बी प्रोड्यूस इन लैब्स, ठीक है। और आपका जो फूड होगा वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपकी फर्टिलाइजर्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फूड होगा। एंड जब चाहे उसके ऊपर हमारे जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो हमारे मिलीनियर्स हैं, वो उसको को टैकन अप करके हमारे लिए बहुत सारी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमें चाहिए कि हम अपने लोकली जो हम लोकल हमारे फार्म्स हैं उसी को स्टेबल करें और उसकी प्रोडक्शन के ऊपर गौर करें। लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो लैंड थी वो एग्रीकल्चरल लैंड है, और अब आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है किस चीज़ में? कंस्ट्रक्शन लैंड के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो तबाह हो गया है। अच्छा, हमारे जो पिछले पॉलिसीज नहीं थी उसकी वजह से, या पिछले जो हमारे कुछ टाइम पहले हमारे फार्मर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए बहुत मसला बना। करंट टारगेट ये है आपका कि 6 मिलियन टर्स जो है हम करंट टारगेट ऑफ 6 मिलियन टन फॉर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स इज अप्रोप्रिएट। यानी हमें अपना 6 मिलियन टन जो एग्रीकल्चर के लिए बीज वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, जो फूड है उसको हम रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। हम फोर्स्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ख़त्म करेंगे, जिससे अक्सर करप्शन हो जाती है, मार्केट प्रॉब्लम आता है और फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। फोर्स प्रोक्योरमेंट सिस्टम का मतलब है कि ज़बरदस्ती किसी से चीज़ हासिल करना, ठीक है। तो इसके अंदर एक इशू ये आता है कि हम मार्केट के अंदर बहरान क्रिएट कर देते हैं खाने की। तो जो हमारे सप्लायर्स हैं वो खाने को स्टोर करते हैं, लोगों को प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, और फिर हमें वो चीज़ें बहुत हाई रेट से मिलती। दैट्स ऑल्सो वेरी बिग इशू। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास गंदम की कहत पड़ जाए तो फिर भी हमें वीट लोगों को किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। हमें अपने फाइनेंस स्कीम्स के ऊपर काम करना चाहिए, जैसे किसान कार्ड्स वगैरह है, ठीक है। प्रोवेंशियल कार्ड्स जिस तरह से हरी कार्ड, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकें। अब आ जाते हैं सोशल प्रोटेक्शन की तरफ। तो हमारे सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हम अपने जो गरीब घराने हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, जब आप अपने फ्यूल्स की प्राइसेस या आप किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज करते तो उसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे जो है ना गरीब आवाम के ऊपर आता है। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो तबका टारगेट होता है वो आम कॉमन पीपल टारगेट होते हैं, ठीक है। तो सोशल प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सिचुएशन। तो वॉर हो जो भी हो, पहले आपको अपने सोशल जो आपका कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरल फ्यूल सब्सिडीज वैसे बहुत एक्सपेंसिव, मतलब आप जो सब्सिडीज देते हैं फ्यूल के ऊपर वो तो पहले ही इतनी महंगी है, ठीक है, और वो प्रॉपरली टारगेटेड भी नहीं होती। अब रिसेंटली एक स्कीम जो निकली है कि बाइक वालों को 2,000 रुपये महीने मिलेंगे,
देखिए, इस किस्म की स्ट्रेटजी जो है ना, वो परमानेंटली किसी सिचुएशन का हल नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमें कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी, उससे क्या हुआ? आपकी हर चीज महंगी हो गई, आपके कपड़े महंगे हो जाएंगे, आपका खाना पीना महंगा हो जाएगा। इवन द चिकन इज गोइंग वेरी हाई, द मीट इज गोइंग वेरी हाई, एवरीथिंग, इवन द वेजिटेबल्स। ठीक है। जो आपके ऑयल घी की कीमतों में जो है, पर केजी 100 रुपीज इजाफा हो गया। आप जो 2,000 रुपये अनाउंस कर रहे हैं, सो इट्स नॉट यूजफुल। ठीक है, उसका फायदा नहीं है। दैट्स थिंग जो कि हमें गौर करना चाहिए। तो हम ऐसी पॉलिसीज निकालें जो कि हमें फायदा दें। अच्छा, उसके अलावा बेनजीम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हमें ज़रा बढ़ा देना चाहिए। वही पुरानी घिसी पिटी 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट द कॉस्ट इज। लेकिन अब देखिए, आपका जो इनकम है वो तो वही है। ठीक है, आप 2-3 हज़ार रुपये वही पिछले, जब से निकला ये प्रोग्राम तब से ही दे रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुंच गया वो देखते नहीं है, विच इज वेरी बैड। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स प्रोग्राम के ऊपर काम करना चाहिए। इंश्योर इक्वल कवरेज, क्लियर एलिजिबिलिटी और बेटर सर्विस डिलीवरी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। यानी हमें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, कि जो जिस तरह से सेहत कार्ड केपी में चला था, सबके लिए था। सबके लिए मतलब हर उस गरीब बंदे के लिए जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। और आप इस चीज़ को इंश्योर बनाएं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज आपने निकाली हैं, वो लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। ठीक है। अब हेल्थ इमरजेंसीज जो है ना, वो पहली वो चीज़ होती है जिसकी वजह से बंदा ना गुर्बत में जाता है। ठीक है। खास तौर पे वो लोग जिनके जो कि दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, तो उनको सबसे पहले मसला होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ हमें फाइनेंशियल शॉक से बचा सकता है। ठीक है, ये एक चीज है। अगर मुल्क में बीमारी आ गई तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो बस ठीक है, फिर तो इमरजेंसी नाफिज हो गई, फिर तो मसला ही मसला है। हमारे पास चूंकि बजट कम है और कैपेसिटी भी कम है, तो हमें 4 मेन एरिया के ऊपर काम करना है। एक तो फॉरेन एक्सचेंजेस है, उसके ऊपर काम करना है। फिर हमने अपने ऑयल रिजर्व्स पे काम करना है। हमने वीट और फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम करना है। हमने लो इनकम लोगों को देखना है, जो कि गरीब आवाम है। ठीक है। और हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान को फ्यूचर में शॉक ना लगे। ठीक है। और हमारा मुल्क रिजिलियंट रहे, हमारी इकोनॉमी रिजिलियंट रहे, क्योंकि इन केस अगर खुदा न खास्ता वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या वॉर बढ़ जाती है, स्टार्ट तो है ही, तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर तो इन इन एरिया के अंदर हम स्ट्रांग नहीं हैं। और ये अभी तो फिर भी, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। इस आर्टिकल से हमें कुछ फ्रेजेस सीखने को मिले हैं। बफर्स ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो रिजर्व जो कि इकोनॉमिक शॉक से हमें बचाता है। ये मैंने आपको बता दिया। क्रिटिकल जंक्शर, एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जहाँ पर डिसीजन आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। वेल ट्रोडन पार्ट, एक कॉमन या यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। रेंटियर स्टेट, वो कंट्री जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से और एक्सटर्नल इनकम से अपने मनी को बनाता है, बजाय इसके कि वो अपनी खुद की प्रोडक्शन करे। नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज का मतलब है वो पैसा जो कि मुल्क में आ रहा है, लेकिन उसको आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ता। तो हमें इसके ऊपर काम करना है। रीप्रोफाइलिंग शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इसका मतलब ये है कि चेंजिंग डेब्ट रिपेमेंट टाइम टू पे लेटर, नॉट कैंसलिंग द डेब्ट। हमें ऐसी पॉलिसीज के ऊपर काम करना चाहिए कि हमने जो कर्जा लिया है उसकी रिपेमेंट की के टाइम को तो चेंज करें, लेकिन ये नहीं कि हम इस क्वेश्चन में लग जाए कि हमारा कर्जा ही माफ हो जाए। ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो।
यहाँ पे एक टर्म आर्टिकल में यूज हुई है, साइन कॉनन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कुछ चीजें जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आपको इस आर्टिकल के एंड पे बहुत सारे मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ, आप जब इसको पढ़ लें तो ये टर्म्स फ्रेजेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जिस तरह से सर्कुलर डेब्ट सिचुएशन, जहाँ पे आपके पास क्या होगा कि अनपेड बिल, जो आप बिल नहीं पे कर रहे हो और वो आपके पास पाइल अप होते रहते हैं, जिसे हमने ऊपर पढ़ा कि सर्कुलर डेब्ट से हमें नुकसान हो सकता है अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हम उसको पढ़े थे, भी देख लेते हैं। आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दैट इन दिस पोर्शन। लेट्स सी, नॉट दिस पोर्शन। या it's a solve circular debt issues as they reduce cash flows and discourage investment and expansion in the energy sector. आपको चाहिए कि आप अपने सर्कुलर डेट के इश्यूज के ऊपर काम करें। ठीक है, मतलब अपना कर्जा और अपने बिल्स टाइम पे चुकाएं, वरना तो वो आपके पास पाइल अप होते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके कैश फ्लोज के अंदर रुकावट आएगी और आप लोगों को मजीद इन्वेस्टमेंट करने में डिस्करेजमेंट होगी। कैसे? एक बंदे ने आपको एक चीज, आप दुकानदार के पास जाते हो, उससे आपने सामान खरीदा, आपने कहा भाई मैं आपको ये मेरे खाते में लिख दो और अगले दिन मैं आके बिल पे कर दूंगा। आप अगले दिन आए, आपने उसे और सामान लिया, आपने बिल पे नहीं किया। यू कीप ऑन डूइंग दैट फॉर यू कीप ऑन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और एक महीने बाद आपका कर्जा जो है ना पहाड़ को पहुंच गया है। अब एक दिन दुकानदार ने भी आपको कह देना है भाई मुझे ना पैसे दे दो, आप उसको कहते हैं कि भी तो नहीं, मैं कल दे दूंगा। ना तो दुकानदार आपको उसके बाद सौदा देगा, और इवन आप पे कर सकते थे, 100 रुपये आपके लिए पे करना आसान था, बट आफ्टर अ मंथ अब आपके लिए 5,000 रुपये पे करना मुश्किल है। सो इस तरह से एक तो आपका कैश फ्लो भी खराब, दूसरा दुकानदार अब आपको सामान भी नहीं देगा। दिस हैपन्स द सेम इन द एनर्जी सेक्टर, कि आप उधार पे तेल लिए जाएं, गैस लिए जाएं, लेकिन आप जो है प्रॉपरली वो बिल आपका जमा हो रहा है और आप उसको पे नहीं करें। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टुडेज लेक्चर। और इंशाल्लाह इसके बाद आज ही मैं शाम शाम में या करके कुछ दोपहर में 2-3 वीडियोस और अपलोड कर लूँगी। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर everyone inshallah. I hope you would like the lecture. Please do like, subscribe and do comment below. और अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ या आई नीड टू मेक सम इम्प्रूवमेंट्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।